देखिए, बीजेपी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि शिंदे की ज़रूरत उनको है इस समय, क्योंकि विधायकों का जो संख्या बल है वो एकनाथ शिंदे के पास है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने जोश-जोश में आकर मुख्यमंत्री का पद तो सौंप दिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये नज़र आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ज़्यादा समय तक नाराज़ नहीं किया जा सकता है, और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने की होड़ यहाँ पर चल रही है। और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो भी ये बात जानते हैं कि मेरी ज़रूरत है भी है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन विधायक जो है उनके खुद ही उनसे नाराज चल रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे चौतरफा यहाँ पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। शिंदे और तमाम विधायकों की बगावत क्या वाकई बीजेपी की नैया को डुबो देगी? और अगर शिंदे और विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो फिर समझ लीजिए कि कर्नाटक के बाद अगला नंबर महाराष्ट्र का है। क्या कहते हैं सियासी गणित, और कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत अगर महाराष्ट्र से कर रहे हैं और शरद पवार का नाम ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? शरद पवार एक बड़ा चेहरा, ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाने तक की एक बड़ी रणनीति बनाई और देखते ही देखते सरकार बना भी दी। सरकार मिली जुली बनती है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। वो बात अलग है कि शिवसेना पूरी छितर बितर हो गई, पार्टी की कमान, पार्टी की बागडोर शिंदे के पास आई, उद्धव के पास अब कुछ नहीं रहा। लेकिन समझिएगा कि शरद पवार ने ऐसे ही नहीं सुप्रिया सुले को एनसीपी की जिम्मेदारी दी और अजीत पवार को अलग कर दिया। अगर चाणक्य नीति या फिर राजनीति के बड़े चाणक्यों में कोई दूसरा नाम आता है तो वो है शरद पवार का। अमित शाह के बाद शरद पवार ही वो नेता हैं जो पूरी रणनीति को बदलने का खेल जानते हैं, और शरद पवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डरते हैं। और इसीलिए शरद पवार ने जब पीएम मोदी से उस वक्त मुलाकात की थी और उसके बाद महाराष्ट्र में जो मिली जुली सरकार बनाई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर राजनीति सीखनी हो तो शरद पवार से मुलाकात जरूर करना, क्योंकि शरद पवार कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो शरद पवार क्या एक बार फिर तैयारी कर रहे हैं महाराष्ट्र में उसी मिली जुली सरकार को बनाने के लिए? और आखिरकार क्यों? महाराष्ट्र में लगातार शिंदे और तमाम विधायकों की उठापटक को देखकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे तमाम सहयोगी, जिनसे हम चर्चा करेंगे, जो ये विस्तार से बताएंगे भी कि महाराष्ट्र का सियासी गणित कहता क्या है, और क्या वाकई बात अगर दिल्ली तक पहुंच गई है तो फिर समझ लीजिए कि मसला खराब हो चुका है। अगर शिंदे और तमाम विधायकों को मनाया नहीं गया तो कभी भी एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे सकते हैं, जो कि तैयारी उनकी भरपूर तरीके की नजर आ रही है। शिंदे का इस्तीफा हुआ, महाराष्ट्र विधानसभा भंग हुई और खेल बीजेपी का खत्म हुआ। यहां मेरे साथ तमाम सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सिद्धार्थ। महाराष्ट्र की अगर स्थितियों को देखा जाए तो दो राय नहीं है, और ये भी कहा जाए कि बीजेपी के लिए हालात वहाँ पर ठीक भी नहीं है। बीजेपी मसला संभाल नहीं पा रही है, या तो फडणवीस या फिर शिंदे को हटाएंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि शिंदे की वजह से ही सरकार बनी हुई है। तो क्या अगर शिंदे इस्तीफा देते हैं या इस्तीफा देने की नौबत आ गई है तो फिर समझ लें कि बीजेपी का खेल खत्म हो रहा है महाराष्ट्र में? जी हाँ, अगर इस तरह से देखें कि इस लगातार महाराष्ट्र में जिस तरह से स्थितियाँ बनी हुई है राजनीतिक रूप से, तो यह मान सकते हैं कि अगर विधायकों का समर्थन वापस ले आता है, विधायक जो है इनके विधायकों की एकता में कोई दरार पड़ती है, तो जाहिर सी बात है शिंदे की कुर्सी जानी तय है। लेकिन अगर ये भी बात देखें कि लगातार शिंदे के सरकार में क्या कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, यह सबसे बड़ी बात है अपने आप में देखें। क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार आप देख रहे हैं कि शिंदे की सरकार लोक शासन के साथ ही व्यवस्था बनाने में भी पूरी तरह से असफल बनी हुई है। पिछले 72 से 48 घंटों के अंदर अगर हम देख लें तो महाराष्ट्र में लगातार दंगे भड़क रहे हैं, छोटे से मुद्दे पर बवाल हो जाता है, किसी भी छोटे से छोटे मुद्दे पर जो है वो सांप्रदायिक तनाव का हिंसा मामला हो जाता है, सामुदायिक हिंसा होने लगती है, धारा 144 लग जाती है। क्या मतलब है इन सभी वजहों का? अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश की भी एक बू आती है। और इसके अलावा अगर ध्यान से इन मुद्दों के अलावा भी अगर देखें तो लगातार शिंदे की सरकार गिराने की बातें जाहिर तौर पर जो है ये
होती रही है महाराष्ट्र में, और शिंदे की सरकार सच में वो वास्तविकता है एक सीसॉ के झूले पर बैठी हुई है जो कि लगातार अस्थिर है। अब रही बात आपके मुद्दे पर कि जिस तरह से आपने कहा कि क्या शिंदे की सरकार गिर जाएगी या इस मुद्दे पे कुछ और भी खास होने वाला है। मेरा तो यही मानना है कि जिस तरह से शिंदे के बेटे ने, श्रीकांत शिंदे ने इस्तीफे देने की पेशकश की है और उनका म्युनिसिपालिटी जो है एक साधारण से छोटे से मसले पर विवाद हुआ था और ये विवाद इतना हद तक बढ़ता चला गया कि बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ा। तो मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सत्ता बहुत ही ज़्यादा स्थिर है। विधायकों की तोड़जोड़ और गठजोड़ और षड्यंत्र का ही परिणाम है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार टिकी हुई है। और मुझे लगता है इस षड्यंत्र का परिणाम जो है, जिस तरह से अगर आप कांटे बोते हैं तो आपको आम तो नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कि यदि षड्यंत्र के साथ ही यह सरकार बनी है तो इसका विलय भी षड्यंत्र के साथ ही होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। जी ठीक है। और देखिए वो कहावत कही जाती है ना, जब बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ सोए। भाई जब आपने खुद ही कांटे भर रखे हैं तो फूलों की उम्मीद आप कर ही नहीं सकते। और हिंसा का जिक्र हो रहा है तो समझिएगा कि यहाँ पर औरंगजेब वाली राजनीति भी चल रही है और इससे और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। अली वर्सेस बजरंगबली कर्नाटक में हुआ और बीजेपी सूपड़ा साफ हो गई। यानी कि धर्म और जाति की राजनीति जितना भारतीय जनता पार्टी करेगी उसको नुकसान होगा। ये कर्नाटक से इन्हें समझना चाहिए। हमारे साथ नाजमीन भी जुड़ी हुई है। नाजमीन, महाराष्ट्र की अगर सत्ता की बात करें तो शिंदे का इस्तीफा बहुत पहले से देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शिंदे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव करवाना ज़रूरी है, या फिर ये कहा जा रहा है कि वापस मातोश्री की तरफ शिंदे और तमाम विधायक आ जाएं, तो क्या अब उद्धव ठाकरे की भी तैयारी महाराष्ट्र में भरपूर नज़र आ रही है? और अगर तैयारी है और महाराष्ट्र में जिस तरीके से हिंसा वगैरह जैसी खबरें भी आ रही हैं, तो क्या बीजेपी का रोल वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा कम हो रहा है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये जो सियासी खेल देखा जा रहा है, इसमें एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और साफ तौर पर उनके ही विधायक उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और उनके बेटे भी बढ़ा रहे हैं। श्रीकांत ने किस तरीके से बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में किस तरीके से मनमुटाव चल रहा है और यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कदम नहीं उठाती तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। साफ तौर पर आप देखेंगे कि उनके बेटे अपने ही पिता के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इस पर एकनाथ शिंदे कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते। वहीं उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो यहाँ पर बेशक अगर उनके पास कमान दोबारा जाती है, क्योंकि यहाँ पर विधायक ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हम दोबारा उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे, तो अगर वो उद्धव ठाकरे के पास जाते हैं तो यहाँ पर फिर से वही खेल देखा जाएगा जो एकनाथ शिंदे ने गुजरात में जाकर किया था। तो यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को भी एक बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। चाहे वहाँ पर हिंसा भड़क रही है उस मुद्दे को लेकर बोलना हो, चाहे शरद पवार को औरंगजेब कहकर बुलाना इस मुद्दे पर हो, या फिर अपने यहाँ पर सीएम पद को लेकर बड़ी दावेदारी पेश करने को लेकर हो। यहाँ पर उद्धव ठाकरे को भी मैदान में उतरना होगा और अपनी दावेदारी पेश करनी होगी। यहाँ पर सिर्फ चुप्पी साधने से या सिर्फ ये नहीं देखना है कि एकनाथ शिंदे कदम उठाएंगे तो ही हम अगला कदम उठाएंगे। यहाँ पर अगर उद्धव ठाकरे कोई कदम उठाते हुए नजर आते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में फिर से देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए महाराष्ट्र में तीन बड़े चेहरे जो कि बहुत मायने हैं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। एक है शरद पवार, दूसरा उद्धव ठाकरे, तीसरा एकनाथ शिंदे। और इन तीन बड़े नेताओं की तिकड़ी क्या कहती है? दरअसल ये देखा जा रहा है कि शरद पवार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सुप्रिया सुले अब जिम्मेदारियों को संभालेंगे एनसीपी की और 2024 का चुनाव नज़दीक है। 2024 के चुनाव से पहले शरद पवार क्या पर्दे के पीछे रहकर वो खेल खेल रहे हैं जिस खेल की उम्मीद बीजेपी को थी भी नहीं, और अचानक से जो फैसला शरद पवार ने लिया वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि शरद पवार ने ऐसे ही नहीं ये फैसला लिया। इसके पीछे या तो महाराष्ट्र में दोबारा सरकार बनाने की तैयारी है या विपक्ष में एक ऐसा चेहरा खड़ा कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री पद के लिए जिसकी काट बीजेपी के पास भी नहीं होगी, क्योंकि चौतरफा आज भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। तो सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, एक एक छोटा छोटा सवाल हमारे दो और सहयोगियों से रहेगा। हमारे साथ दौलत मौजूद है। दौलत, 2024 के चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत बड़े हद तक बढ़ रही है। कर्नाटक में तो बढ़ ही रही है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी सीएम कुर्सी का लड़ाई चल रही है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो पुलवामा का मुद्दा हो या अडानी का मुद्दा हो, किरण पटेल का मुद्दा हो। तो क्या ये तमाम मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं असर डालेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में?
जी हाँ, बिल्कुल। ये सारे तमाम मुद्दे जो हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को पूरी तरह से बैकफुट पे लेके आ गए हैं। चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, चाहे अभी जो राजस्थान में रस्साकसी चल रही है, महाराष्ट्र में रस्साकसी चल रही है, और मध्य प्रदेश में जो सीएम का चेहरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ शिवराज तो हुंकार भर रहे हैं, लेकिन सिंधिया लगातार उनके पाँव खींच रहे हैं। तो ये आपसी विवाद में यहाँ बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है कि आपसी विवाद इतना बढ़ गया है कि एक तरफ सिंधिया आगे जाना चाहते हैं, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि उनका दबदबा बना रहे, उनके मंत्री ज़्यादा सरकार में हो। तो इसी तरीके से देखा जा रहा है कि सारे जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं ये बीजेपी को नीचे लेकर जा रहे हैं। तो बीजेपी को इन सबसे इनका हल निकालना होगा, इनसे लड़ना होगा, और साथ ही साथ एनसीपी पर नजर रखनी होगी। जैसे एनसीपी ने अभी दांव चलाए, शरद पवार जिनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने जो दांव चलाए वो दांव देखा जाए तो वो अब सबको आगे करके पीछे से जो है पूरी राजनीति, पूरी रणनीति वो 2024 चुनाव के लिए बना रहे हैं। वो शांत नहीं बैठे हैं, वो बस दिखा रहे हैं कि वो शांत बैठे, लेकिन वो सारी रणनीति जो है अब पीछे बैठ के बना रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दौलत आपका। और एक आखिरी सवाल मानसी से रहेगा। देखिए, मेरे सहयोगी दौलत ने दो नाम का जिक्र किया, एक नाम देवेंद्र फडणवीस का और दूसरा नाम एकनाथ शिंदे का। शिंदे और फडणवीस दोनों बीजेपी के लिए अहमियत रखते हैं, लेकिन फडणवीस को आगे बढ़ाया तो शिंदे पैर पीछे खींच लेंगे, और शिंदे को आगे बढ़ाया तो फडणवीस रोल बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे में मानसी, कैसे बीजेपी इस पूरे खेल को, या पूरी जो राजनीति बिगड़ रही है बीजेपी, उसको कैसे संभालेगी? या फिर देखा जाए कि अगर शिंदे पीछे कदम हटा लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर फडणवीस ना तो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ना फिर सरकार ही रहेगी। देखिए, बीजेपी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि शिंदे की जरूरत उनको है इस समय, क्योंकि विधायकों का जो संख्या बल है वो एकनाथ शिंदे के पास है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने जोश जोश में आकर मुख्यमंत्री का पद तो सौंप दिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये नजर आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ज्यादा समय तक नाराज नहीं किया जा सकता है, और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने की होड़ यहाँ पर चल रही है। और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो भी ये बात जानते हैं कि मेरी जरूरत है भी है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन विधायक जो है उनके खुद ही उनसे नाराज चल रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे चौतरफा यहाँ पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एकनाथ शिंदे को मौका दे या फिर देवेंद्र फडणवीस को दे, क्योंकि दोनों ही उनके हाथ से इस बार फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, तमाम सहयोगियों से बात करने के बाद एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि शिंदे के साथ विधायकों का संख्या बल है, और यही बात बीजेपी जानती भी है। और इसीलिए देखा जा रहा है कि शिंदे और फडणवीस के बीच कुछ चल नहीं रहा है। ये पार्टी की तरफ से औपचारिक बयान है, लेकिन अंदर खाने जो चल रहा है वो ये है कि शिंदे अगर इस्तीफा दे देते हैं तो बीजेपी का फिर तो महाराष्ट्र में पूरी तरीके से खेल खत्म ही है। तो क्या जो मंत्रिमंडल का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस मंत्रिमंडल में अगर बीजेपी के विधायकों को ज़्यादा जगह दी जा रही है तो वहां से कम किया जाएगा और शिंदे के विधायकों को जगह दी जाएगी? और क्या महाराष्ट्र में अगर हाथ से फिसल गई बीजेपी की सत्ता तो 2024 बहुत मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।